तो दिस इज योर प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले जो चिपक के साल लगा हुआ है उसको हमने क्या बोला है जी, उसको हमने बोला है हमारा प्रीवियस ईयर। और जो भी आपने कमाई करी है प्रीवियस ईयर की, उस इनकम को भी असेस कब करा जाता है, टोटल इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज असेस इन द असेसमेंट ईयर। असेस का मतलब होता है कैलकुलेट, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में आपने जो इनकम अर्न करी है उसको हम असेस कौन से साल में करने वाले हैं जी, उसको हम असेस करते हैं असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो जी मोदी साहब ने बिल्कुल सिंपल सी बात बोली कि 19-20 में आप पहले क्या कर लो, इनकम कमा लो। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक आप लोग क्या कर लें जी, इनकम अर्न कर लें। कितनी इनकम कमाई है उसको हम कैलकुलेट करेंगे कब, 2021 में, और उस पर टैक्स भी हम आप लोगों से कब लेने वाले हैं, 2021 में लेने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, इनकम जो आपने कमाई है प्रीवियस ईयर में उसको आप असेस कैलकुलेट कब करते हैं, असेसमेंट ईयर पे, और उस इनकम पे टैक्स भी आप कब पे करते हैं, असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर आपके कौन सा है, 1920, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हमने देखी थी, हमें लॉजिक समझा था पहले प्रीवियस ईयर को लेके और असेसमेंट ईयर को लेके। तो इन दोनों से यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आई, और वो क्या है कि पहले तो प्रीवियस ईयर में हम लोग आराम से इनकम अर्न करेंगे, एंड आफ्टर दैट असेसमेंट ईयर में हम लोग क्या पे करने वाले हैं, टैक्स जो है वो पे करने वाले हैं, ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, उस इनकम को कैलकुलेट भी कब करेंगे, असेसमेंट ईयर में, और टैक्स भी कब लेंगे, असेसमेंट ईयर में। ये बात ध्यान रख लेंगे, प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पे टैक्स, उसको इनकम को कैलकुलेट असेस कब करा जाता है, असेसमेंट ईयर में करा जाता है, और उस पर टैक्स भी कब पे करते हैं, असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब पे करते हैं, असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, ठीक है जी। परंतु यहाँ पे हम कुछ केसेस हैं डिस्कस करने जा रहे हैं, उन केसेस में प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पे टैक्स आप लोग कब पे करेंगे, प्रीवियस ईयर में ही पे करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पे टैक्स आप लोग कब पे करेंगे, प्रीवियस ईयर में ही पे करेंगे। इसका मतलब कि जो एक आपका गोल्डन रूल था, कौन सा रूल, कि इनकम total income earned in previous year is assessed in your assessment year and tax has been paid in assessment year, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पे टैक्स आप लोग असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, और उस इनकम को कैलकुलेट भी आप लोग असेसमेंट ईयर करते हैं। इस गोल्डन रूल का क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, वो 5 केस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि इन 5 केसेस में क्या होने वाला है, इन 5 केसेस में प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पे टैक्स आप लोग कब देने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में ही देने वाले हैं। हम असेसमेंट ईयर आने का इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब मेरी बात सुने, ये रूल क्यों लेके आए हैं, ये रूल क्यों लेके आए हैं, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स क्यों लगाती है आप पे, गवर्नमेंट टैक्स आप पे इसलिए लगाती है क्योंकि आपने इनकम अर्न करी है, उस इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आने के बाद गवर्नमेंट बहुत सारे काम आपके लिए करवा के देगी, तो इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को इनकम हुई तो सरकार का उस पर टैक्स लगाने का क्या है, पूरा हक है, ठीक है। पर आप इमेजिन करेंगे कि अगर कभी किसी व्यक्ति ने इनकम कमा ली पर उसने उस पर टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो सरकार को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, कायदे से तो आपको उस पर क्या देना चाहिए था, इनकम पे टैक्स देना चाहिए था, ठीक है। पर आपने टैक्स नहीं दिया तो सरकार को क्या हो रहा है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है वो इन टैक्सेस से ही होती है, ठीक है। तो कुछ केस ऐसे निकल के आए जिनमें हमें ये पता लगा कि भाई इन्होंने इनकम तो इस साल में कमा ली, दैट इज योर प्रीवियस ईयर में कमा ली, पर अगर हम इनसे टैक्स जो है वो असेसमेंट ईयर में मांगेंगे तो ये लोग गायब हो जाएंगे। मतलब ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये जिन लोगों से, जिस व्यक्ति ने इनकम कमाई है उसी व्यक्ति से टैक्स लेंगे आप लोग, हाँ जी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने इनकम कमाई है वो हमारी नजरों से कहीं दूर चला जाएगा, और फिर असेसमेंट ईयर में उसको ढूंढना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा अगर देखो, अगर तुम्हें इनकम चाहिए ना, अगर तुम्हें टैक्स चाहिए तो अभी ले लो इससे टैक्स,
फिर अगर ये चला गया तो फिर बाद में तुम्हें टैक्स नहीं मिलेगा। तो कुछ केसेस हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं, कभी जाके यहाँ पे क्या बोला कि प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पे हम टैक्स आपसे कभी ले लेंगे, प्रीवियस ईयर में ही ले लेंगे। क्यों? ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इंतजार करे असेसमेंट ईयर आने का, तब तक ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये क्या हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा और इसे ढूंढना हमारे लिए क्या हो जाएगा जी, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला केस देखिए क्या है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। एक नॉन रेसिडेंट, अब ये नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, जो भारत में नहीं रहता। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो भारत का नागरिक नहीं है, वो भारत में नहीं रहता। नॉन रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। एक टॉपिक था आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, तो उसमें हम ये टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, घबराने का नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट मतलब कि ऐसे लोगों से अगर कोई बंदा जो कैसा है, नॉन रेसिडेंट है, अगर वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है, तो उससे भाई आप जो टैक्स है वो कब ले लें, प्रीवियस ईयर में ही ले लें। अब सर ये कैसे, वो आप इमेजिन करेंगे। मान लीजिए आज मैं अमेरिका में खड़ा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, अमेरिका में हूँ। मैंने अमेरिका से बहुत सारी परचेजिंग करी है, मैंने अमेरिका से बहुत सारी परचेजिंग करके और मैं नदी किनारे आ गया। नदी किनारे मैंने देखा कि कौन है, एक अमेरिकन बंदा है। अब अमेरिका का बंदा है तो वो कौन हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का तो बंदा नहीं है ना। द पर्सन हु इज नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन रेसिडेंट बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो वो बंदा कैसा है, नॉन रेसिडेंट। उसके पास शिप है। मैंने कहा यार देख, मैंने सामान खरीदा है, मेरे को तुम इंडिया छोड़ दो। उसने कहा जी ठीक है मैं छोड़ दूंगा। मैं कितने रुपए लगेंगे? उसने कहा मैं 50,000 रुपये लूंगा आपको इंडिया छोड़ने के। मैंने कहा ठीक है जी, 50,000 रुपीज़ मैं आपको पे करूंगा, पर मैं पेमेंट आपको कब करूंगा, इंडिया पहुंचने के बाद। ठीक है, हम शिप में बैठते मत जा रहे हो, हम एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया आ गया। इंडिया आते ही उस व्यक्ति ने मेरा सारा सामान इंडिया में उतार दिया। ठीक है जी, इंडियन पोर्ट पे उसने मेरा सारा सामान उतार दिया और उसके बाद मैंने उस व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए। अब आप मुझे बताइए, उस व्यक्ति ने जो कि नॉन रेसिडेंट है, उसको इनकम हुई या नहीं हुई? ऑब्वियसली इनकम हुई है। इनकम कब हुई? उसे आज। अब जैसे ही मैं उसको 50,000 रुपये दे दूंगा, तो क्या वो रुकेगा 1 साल तक कि देखो भाई मोदी भैया आएंगे, मोदी भैया को मैं असेसमेंट ईयर में टैक्स दे के ही जाऊंगा, अभी तो मैं यहीं पे रहूंगा अब मैं नहीं। वो बंदा क्या होगा, वो बंदा चला जाएगा कि वो वेट करेगा कि वो ऐसा बोलेगा क्या, अरे मोदी अंकल ने कहा है कि असेसमेंट ईयर में टैक्स लेते हैं, तो देखो मैंने अभी इनकम कमाई है, अब मैं असेसमेंट ईयर आने का इंतजार करूंगा, फिर मैं रिटर्न फाइल करूंगा, फिर मैं मोदी अंकल को टैक्स देके फिर मैं वापस अमेरिका जाऊंगा। नहीं, वो क्या करेगा जी, वो आज ही इंडिया से अमेरिका लौट के जा रहा है। मतलब कि इनकम तो उस व्यक्ति ने कहाँ पे कमाई है, इंडिया में कमाई ना। उस व्यक्ति ने इनकम कहाँ पे कमाई, उसको इंडिया में। अगर इस इनकम पे सरकार को टैक्स नहीं मिला तो सरकार को क्या लग जाएगा, चूना। तो सरकार को चूना ना लगे इसलिए उस व्यक्ति से हैंड टू हैंड क्या ले लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स ले लिया जाता है। अब ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, सर आप बोलोगे टैक्स कैसे लिया जाएगा, तो भाई ये जो अमेरिका से मेरे को बंदा छोड़ने आया था, ये ऑटो से छोड़ने नहीं आया था, ये शिप से छोड़ने आया था मेरे को। और शिप जो है वो आपको पता होगा, इंडिया में अलग अलग जगह पे पोर्ट्स बने हुए हैं बहुत सारे, तो पोर्ट्स पे ही आते हैं। पोस्ट पे आपके काफी सारे ऑफिसर्स रहते हैं, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी वहां से कि भाई पोर्ट खाली है क्या, मैं मेरी शिप लेके आ जाऊं, ऐसे करके। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे इस व्यक्ति से जो है वो 50,000 की इनकम पे टैक्स ले लिया जाएगा। तो मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है जो क्या कर रहा है, शिपिंग बिजनेस कर रहा है, कौन सा बंदा, नॉन रेसिडेंट बंदा अगर शिपिंग बिजनेस कर रहा है, तो उस पे इनकम पे टैक्स हम कब ले लेंगे, प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पे टैक्स उससे प्रीवियस ईयर में ही ले लिया जाएगा। ठीक है, तो पहला केस है आपका शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, सेकंड केस डिस्कस करते हैं आपके साथ। सेकंड केस देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्सन लीविंग इंडिया एंड ही हैज नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया। मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर 1920 में मैंने पैसा कमाया है, और आपका जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक। 31 या फिर हम नॉर्मल ले लेते हैं, दिसंबर 2019, ये आपके प्रीवियस ईयर में फॉल हो रहा है। दिसंबर 2019 में मैंने प्लान बनाया है कि यार इंडिया तो मुझे नहीं रहना, अब मैं इंडिया को छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम लीविंग इंडिया, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है इंडिया वापस आने की। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो मैंने इनकम कमाई,
सरकार तो क्या सोच रही थी, बंदा भारत का ही है, यहीं रहेगा, अगले साल टैक्स ले लेंगे इससे असेसमेंट ईयर में, मजा लेंगे। पर ये बंदा तो इंडिया छोड़ के जा रहा है, ही इज लीविंग इंडिया व्हाट, परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, और या फिर उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है वापस आने का। तो अगर ऐसे व्यक्ति को जाने दिया जाए बिना टैक्स लिए, समझ में आ रही है बात? तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इसने जो भी इनकम कमाई है उस पर टैक्स हम किससे वसूलेंगे? इसका तो भाई कोई उम्मीद ही नहीं है ना कि ये असेसमेंट ईयर में आएगा, लो भाई मोदी अंकल टैक्स लो, मैं बहुत ईमानदार हूँ, ठीक है, हम मतलब मैं तो हूँ, बट इमेजिन करें ऐसे कि कोई बंदा बोले कि वो आएगा ही नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है उसके आने के, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या बोला गया, अगर आप बंदे हो इंडिया के और आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो और आपकी कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने की, तो जितना पैसा कमा के गए, कमा लिया है, इस पर टैक्स आप मुझे अभी दे जाओ, कहीं भी जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो सेकंड केस कौन सा हो गया आपका, पर्सन लीविंग इंडिया एंड ही हैज नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड केस की। आपके कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं AOP BOI या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये लोग क्या होते हैं जी, ये एक कमिटी होती है मेंबर्स की, ठीक है, जस्ट फॉर अ कॉमन पर्पस, एक हमारा कोई पर्पस है उसे फुलफिल करने के लिए 3-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 3-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वे कॉमन पर्पस, कॉमन गोल के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपसे बोलते हैं कि बीइंग अ गवर्नमेंट, मैं यहाँ पर हाईवे बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉट मेक और डेवलप और कंस्ट्रक्ट हाईवे ओवर है। अब मुझे हाईवे जो है वो बनाना मेरे को तो आता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लोगों को अपॉइंट करूँगा, ठीक है। मुझे 3 अलग अलग लोग मिले, एक बंदे का नाम एक बंदे का नाम B और एक बंदे का नाम है C। ए जो है ये किसमें गुड अच्छा है आदमी, ये मटेरियल जो होता है वो देने करने में काफ़ी अच्छा है। जो बी बंदा है वो टेक्निकलिटीज में बहुत अच्छा है, और जो सी बंदा है वो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में काफी अच्छा है। तो इसलिए मैंने इन 3 लोगों को अपॉइंट करा कि आप जो है वो क्या करें, मेरा जो हाईवे है वो बना के दें। अब वैसे तो ये तीनों व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं ना, बट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाईवे ये तीनों ने मिलकर क्या बना ली, अपनी एक ग्रुप बना लिया इन्होंने अपना। इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, AOP BOI, ठीक है जी। अब नाउ दिस AOP BOI इज वर्किंग फॉर अ कॉमन पर्पस, और वो कॉमन पर्पस क्या है, वो कॉमन पर्पस है कि हमें क्या बनाना है जी, हमें हाईवे बनाना है, ठीक है। सब लग गए, तीनों काम पे लग गए। काम पे कौन लगाए, AOP BOI लगी है ना, वो 3 व्यक्ति मिलके जब एक चीज हो गए तो उस एक का ही तो नाम लिया जाएगा, वो AOP BOI काम कर रही है। इनकी टोटल कॉस्ट आई, मान लेते हैं बनाने की 80 करोड़ रुपए, इन्होंने गवर्नमेंट से 90 करोड़ रुपए लिए, 10 करोड़ रुपए की इनकी क्या हो गई, इनकम हो गई। अब जैसे ही ये काम हो गया, क्या इन तीनों का कोई रोल है अब, तो ये तीनों अलग अलग क्या हो गए, अपने अपने काम पे चले गए, ये तीनों अलग अलग अपने अपने काम पे चले गए। और जो AOP BOI थी ये क्या हो गई, अब ये तो खत्म हो गई ना, ऑब्वियसली ये AOP और BOI जो थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि जब वो तीनों कॉमन पर्पस खत्म हो गया, AOP BOI खत्म हो गई, क्योंकि AOP और BOI बनी थी फॉर अ कॉमन पर्पस, ठीक है। अब वो 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट किसने कमाया है, कमाया तो AOP और BOI ने, और वो तो अब है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो गवर्नमेंट अब किससे टैक्स मांगेगी, गवर्नमेंट उन तीनों से बोलेगी, तो वो क्या बोलेंगे जी, वो तो AOP BOI ने कमाया था प्रॉफिट, हमने नहीं कमाया जी, हमसे मत बोलिए कुछ भी आप, ठीक है जी, हाँ या ना। अब गवर्नमेंट गई AOP और BOI के पास, और वो तो है ही नहीं, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए क्या बोला गया है कि AOP BOI और जुडिशियल पर्सन जैसे ही इनका काम खत्म हो जाए, इनसे आप क्या ले लीजिए, टैक्स ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, वो किसी इवेंट के लिए या फिर पर्पस के लिए उनका जन्म हुआ है, तो उनसे आप जो टैक्स है वो कब ले लें, प्रीवियस ईयर में ही ले लें, जिस साल में उन्होंने इनकम कमाई है उस साल में क्या ले लें आप लोग, उनसे टैक्स ले लें, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है आपको क्या, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मतलब कि कोई बंदा एक बिजनेस कर रहा था, उसने मान लीजिए 6 महीने बिजनेस करा, अब उसको लगा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो उसने बिजनेस अपना क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, उसने बिजनेस अपना डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब मान लीजिए उसने 6 महीने काम करा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक उसने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा, गवर्नमेंट सोचती थी कि हम इससे टैक्स कब लेंगे, असेसमेंट ईयर में, पर ये बंदा तो 6 महीने में बिजनेस बंद करके चला गया। अब जब गवर्नमेंट असेसमेंट ईयर में बोलेगी लाओ भाई बिजनेस टैक्स दो, तो बंदा क्या बोलेगा, बिजनेस तो है ही नहीं, बिजनेस तो है ही नहीं, ऐसा नो बिजनेस है ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपने 6 महीने
अगर आप बंद करके जा रहे हो, अगर आपका बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर रहे हो आप, तो आप उसी प्रीवियस ईयर में मुझे क्या करके चले जाएं, टैक्स देके चले जाएं, ठीक है। एंड लास्ट केस इज व्हाट, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ये जो चीज है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि वैसे तो हमारा गोल्डन रूल ये है कि प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम को कैलकुलेट भी असेसमेंट ईयर में करते हैं और टैक्स भी इसमें असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या, ऐसे केसेस जहां पर प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पे टैक्स आपको कब देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा। पहला केस कौन सा है आपका जी, शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। दूसरा, पर्सन लिविंग इंडिया, उसका कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने का। फिर हमने देखा क्या, एओपी, बीओवाई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट। एंड लास्ट इज व्हाट, योर डिसकंटिन्यूड बिजनेस। एंड लास्ट वन इज व्हाट, अ पर्सन इज ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। तो ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी इनकम टैक्स में दूसरे अच्छे सेक्शन की, और वो क्या है जी आपका पर्सन। मतलब कि पर्सन का मतलब क्या है एज पर इनकम टैक्स। तो सेक्शन जो है वो क्या है आपका 2 सब सेक्शन 31 में आपको डेफिनेशन दे रखी है पर्सन की, कि पर्सन में कौन कौन आते हैं। तो पर्सन में कौन कौन आएंगे आपके पास, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अकेला इंसान, प्रोप्राइटर हो गया, सैलरी वाला बंदा हो गया, वो सब किस में आते हैं, इंडिविजुअल में। नेक्स्ट इज व्हाट, HUF। और व्हाट डू यू मीन बाय HUF? HUF इज योर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आई थिंक आप लोगों ने ये सुना होगा, ठीक है। तो HUF क्या होता है, आई होप आपको ये पता हो, और HUF का असेसमेंट वगैरह जो है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। HUF जो है वो कैसे, HUF बनती कैसे है, तो हस्बैंड वाइफ जैसे ही उनके कोई हो जाता है उए तो आपकी HUF जो है वो बन चुकी है, ठीक है। तो HUF का फॉर्मेशन ऐसे होता है, कोई हस्बैंड वाइफ और जैसे उनका कोई उए हुआ तो जी आपकी HUF जो है वो बन के तैयार हो गई है। HUF जैसे नाम बोला गया है हिंदू, तो ओनली हिंदू, सिख, जैन, यही फैमिलीज HUF बना सकती हैं, यही कास्ट के लोग HUF बना सकते हैं। इसके अलावा अदर कास्ट के लोग जो हैं वो HUF नहीं बना सकते। फिर हमने बात करी जी किसकी, कंपनी। कंपनी पता ही है आप सबको क्या होती है, कंपनी क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय कंपनी, ठीक है। तो कंपनी जो है वो कंपनी हो जाएगी आपके। फर्म की बात करें, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह हो गई, जब दो लोग मिलकर क्या करते हैं, एक बिजनेस को चलाते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। LLP भी हम बोल सकते हैं इसमें। फिर आ गए आपके कौन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP, BOI, इनके बारे में। अच्छा हम बताएं, हम आपको, हम इंडिविजुअल का भी टैक्स निकालना सीखेंगे, HUF पे भी टैक्स निकालना सीखेंगे, फर्म का भी टैक्स निकालना सीखेंगे, और AOP, BOI का भी टैक्स निकालना हम लोग सीखेंगे। फिर है लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। आपका एक होमवर्क है, और वो होमवर्क क्या है कि आपको सर्च करना है हर किसी के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल्स, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है उसका भी आपको एग्जाम्पल सर्च करना है, BOI का एग्जाम्पल भी सर्च करना है, लोकल अथॉरिटी का भी करना है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का भी आप लोगों को एग्जाम्पल सर्च करना है, ठीक है। आप गूगल पर डालेंगे हु इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो वो आपको दिखा देगा कि ये लोग जो है वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ठीक है। कंपनी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें जी, तो कंपनी क्या है आपकी, कंपनी जो है वो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि कंपनी जो है वो अपने मार्केट में शेयर्स वगैरह इशू करती है। कंपनी का एग्जिस्टेंस अपना बिल्कुल अलग होता है। 2 तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी होती हैं। कंपनी के में डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर्स जो होंगे वो कंपनी को चलाएंगे। कंपनी की अलग एग्जिस्टेंस है, कंपनी की अपना अलग लीगल इमेज है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंपनी के रेस्पेक्ट में बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। कौन कौन आ गए, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP भी आ गई इसमें आपकी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब किस में आ गए आपके, इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। अब हम बात करते हैं लास्ट किसकी, असेसी। व्हाट डू मीन बाय असेसी? जिस भी व्यक्ति की आप इनकम निकालते हो उसे हम क्या बोलते हैं, असेसी बोलते हैं, ठीक है। जिस भी व्यक्ति की आप इनकम निकाल रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम असेसी बोलेंगे। तो असेसी कौन होता है आपका, जिसकी आप क्या कर रहे हो, इनकम जो है वो कंप्यूट कर रहे हो, या फिर जिसके अगेंस्ट में कुछ प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं। प्रोसीडिंग्स मतलब समथिंग व्हाट, इंक्वायरीज वगैरह चल रही है या कुछ केस वगैरह चल रहा है उसका इनकम टैक्स में, तो उसको हम प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सवाल जवाब वगैरह हो रहे हैं उससे, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसी बोलते हैं।
यहाँ पर हमने हमारा क्या खत्म कर लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हमारा खत्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो जल्दी से आप एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। आपको जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। वैसे तो इसका नोट अगर देखा जाए तो बस यही इसके नोट्स हैं, तो अगर आप खुद इसको लिखना चाहें तो खुद लिख सकते हैं, और अगर आप बोलें तो मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा PDF फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाता है।